तो लास्ट टाइम सेंटेंस कंप्लीशन पर फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, तो आज जो है हम उसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 35 क्वेश्चंस तक कल जो है वो मैंने क्लास कर ली थी कंप्लीट और अपलोड भी कर दिया था कल रात। आज पार्ट 2 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ आल्सो सेंटेंस कंप्लीशन। MCQs नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जितने हो सके, जितने कंप्लीट हैं। तो स्टार्ट करेंगे, आप आंसर्स दीजिएगा क्या आपको करेक्ट लगता है। अक्सर इसमें प्रपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है 36 है, द टीचर हैज़ नो कंट्रोल डैश द स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसका होना चाहिए बी ओवर। द टीचर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। कंट्रोल के साथ हमेशा ओवर आता है, तो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। I am used dash such hardships। यस बिल्कुल, यूज टू होना चाहिए, यूज़ के साथ टू आएगा। यूज टू मतलब किसी चीज़ की आदत होना, आदतन कोई काम करना, यूज टू ऑफ समथिंग लाइक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं MCQ 38। लेट्स ट्रैवल डैश नाइट इट विल बी कूल देन। यस, नाइट के साथ हमेशा हम एट यूज़ करते हैं, तो लेट्स ट्रैवल एट नाइट इट विल बी कूल देन। समझ में आया 36 सबको। 39 वी ट्रैवल अ बोट टू रीच किमाड़ी। क्या होगा? यस बिल्कुल, चूँकि जब भी हम कोई लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए बाय यूज़ करते हैं। तो वी ट्रैवल बाय अ बोट टू रीच किमाड़ी, ठीक है। तो बाय अ बोट होना चाहिए। इस तरह बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय फूड, ये सारी चीज़ें। फोर्थ है द मैन, 40 है, द मैन रॉब्ड मी डैश माई पोजेशंस। ओके, so now it is clear. So the man robbed me dash my possessions. Of my possession, बिल्कुल यस, ऑफ होना चाहिए। The man robbed me of my possessions, कि उस शख्स ने मुझसे मेरी मलकियत लूट ली। तो robbed something of his, मतलब rob के साथ ऑफ आता है, ठीक है, ऑफ my possession। तो इसको याद रखिएगा। तो मैंने कल बताया कि इसमें लॉजिक्स आपके काम नहीं आती समटाइम्स, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स कि फिक्स प्रपोजिशन कौन से यूज़ होते हैं किस वर्ब के साथ, ठीक है बेटा। अब देखें, अब चूँकि ये आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर लॉजिक जो कि फेल है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल टू ऑल ऑफ अस। तो बेनिफिशिएंट टू ऑल ऑफ अस कहते हैं ना, बेनिफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस तो नहीं कहते। इस तरह से सिगरेट के डब्बे पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस फॉर हेल्थ नहीं लिखा होता है। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से बेनिफिशियल टू होता है, इंजीरियस टू होता है। अगरचे आप बोलोगे सर कि एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो के लिए तो फॉर होता है, तो लेकिन यहाँ पर टू लगता है, रूल है इंग्लिश ग्रामर का, सही है, तो याद रखें। रहीम्स माइंड वॉज एट्यून्ड डैश म्यूजिक। यस, रहीम्स माइंड वॉज एट्यून्ड टू म्यूजिक। एट्यून मतलब होता है ट्यून होना, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ होना। तो रहीम का जहन जो है वो मौसीकी के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है उसके साथ रिदम में, मतलब नहीं विथ नहीं, टू। यही तो कह रहे हैं, तभी मैं आपको करा रहा हूँ बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कंप्लीशन, कि आप इसको याद कर लें कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन ऐड हो रहा है। शान इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस नहीं होता। अगर चाहे बोलोगे सर कि वो अपनी कामयाबी के बारे में पूरे तमाद है, तो अबाउट होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, सही है। तो इसलिए कभी भी हम इंग्लिश को उर्दू में नहीं पढ़ सकते। दैट्स वाई वी कैन नेवर लर्न इंग्लिश इन उर्दू लैंग्वेज। तो हम अक्सर कोशिश करते हैं
कि इंग्लिश ज़बान को उर्दू में सीखें, जो कि हो नहीं पाता। जैसे इस तरह के मिस्टेक्स आते हैं। फिर जैसे आप देख रहे हो ना, कितनी गलतियाँ आप कर सकते हो अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। तो इसमें जैसे आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंट ऑफ लाइक दैट। 44 है, शायान हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर। यस, बिल्कुल ओवर हिज टेम्पर। तो कंट्रोल के साथ ओवर ही आता है, ठीक है। द डैश टू दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट मेक्स मी वॉन्ट टू स्टार्ट रीडिंग राइट अवे। इस किताब की डैश इतनी ज़्यादा दिलचस्प थी। ग्लॉसरी होता है फरहंग, एंड में होता है ये डिक्शनरी है, मतलब ना, मतलब मुश्किल अल्फाज के मायने जो लिखे होते हैं, तो ग्लॉसरी नहीं हो सकता। बाकी कंक्लूजन की बात करेंगे, ये भी एंड में होता है ना, नतीजा, तो ये भी एंड में होगा। अपेंडिक्स की बात करेंगे तो अपेंडिक्स भी एंड में होता है। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स आपने देखो ना, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी ऐसे लिखा होता है ना, लाइक दैट। मतलब वॉट एवर आप प्रोस्पेक्टस वगैरह रीड कर रहे हैं, एनईडी का, दाऊद का, किसी का भी, तो प्रोस्पेक्टस के एंड में बिल्कुल अपेंडिक्स लिखा होता है, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी। तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ फुट नोट्स होते हैं, एंड के कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्लोजिंग परसेंटेजेस, फीस वगैरह, ये सारी चीज़ उसके अंदर होती हैं। तो अपेंडिक्स भी एंड में होता है। तो जब भी बुक स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में प्रीफेस होता है, प्रीफेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेशे लफ्ज़। पेशे लफ्ज़ कहा जाता है ना उसको। पेशे लफ्ज़ भी लिखा होता है, उर्दू में लिखा होता है दिबाचा या हुर्फ़े आगाज़, ऐसे लिखा होता है। तो वो उसमें एक 1.5 पेज का होता है, ये इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर। तो वो प्रीफेस से ही पता लगता है कि किताब कैसी है। वैसे हम लोग प्रीफेस पढ़ते नहीं हैं, कौन पढ़ता है? आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बुक में भी प्रीफेस होता है, बट पूरी बुक आपने पढ़ी होगी, बस वो प्रीफेस नहीं पढ़ा होगा, है ना भाई? क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जो पेपर में है। (46) योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर डैश माइन। सिमिलर के साथ बिल्कुल सिमिलर टू माइन। सही कहा आपने, गुड। (47) है, स्टॉर्मी वाइंड्स एंड हैवी वेव्स डैश द कोस्टल एरियाज। लैश्ड, लैश का मतलब होता है टकरा जाना, कि स्टॉर्मी वाइंड्स और हैवी वेव्स जो है वो कोस्टल एरिया से जाकर जा टकराएं। लैश जैसे होता है अक्सर, आपने कभी ऐसे डिज़ास्टर में सुना होगा कि साइक्लोन वेपर जो है लैश द कोस्टल एरियाज ऑफ थरपारकर, सिंध एंड गुजरात, ऐसा लिखा आता है ना। कि इंग्लिश में अगर आप BBC में पढ़ोगे ना, उसमें ऐसा लिखा आता है कि साइक्लोन वेपर जो है लैश द कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध एंड गुजरात। तो लैश का मतलब वो जाके टकरा गया साइक्लोन, और कराची को चीटे मिले उसके, और अभी तक मिल जाए, ठीक है। स्प्लैश का मतलब तो होता है बिखर जाना, लाइक व्हेन यू थ्रो वाटर टू द वॉल देन इट गेट्स स्प्लैश्ड। क्लैश का मतलब यही होता है। क्लैश का मतलब होता है जब दो आपस में दो लोगों को टकराए आकर, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में क्लैश होता है, दो लोग आपस में टकरा जाए, दैट इज कॉल्ड क्लैश। जैसे दाऊद यूनिवर्सिटी में जो लोग अप्लाई करेंगे, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, तो दाऊद में क्लैशेस होती हैं। मतलब NED में आपको ये क्लैश वाला नज़ारा आपको इतना नहीं मिलेगा NED के अंदर, बट दाऊद में मिलेगा, क्योंकि दाऊद में मल्टीपल पार्टीज़ हैं ना, उसके अंदर हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर। दाऊद एक मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। दाऊद को मिनी पाकिस्तान इसलिए कहते हैं कि दाऊद में हर सूबे के और हर इलाके के बच्चे मौजूद होते हैं। अगरचे वो छोटी सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको कश्मीर के, बलूचिस्तान के, KPK के, सिंध के, कराची के, हर एक सूबे के आपको लोग दाऊद में मिल सकते हैं। NED में तो NED में क्या है, NED में आप देखेंगे कि कराची की सीट्स बहुत सारी हैं, मतलब देखा जाए तो 90% सीट कराची की है, ऐसे ही है ना भाई। बाकी हैदराबाद और ये वो की कम सीटें, गिनती की सीटें। इसलिए जब आप NED में गुजरोगे ना, वहाँ से गुजरोगे, NED जाओगे, डिपार्टमेंट में जाओगे, तो आपको ज़्यादातर उसमें कराची के बच्चे दिखाई देंगे। कुछ मतलब कराची में रहने वाले बाकी रेसेस के लोग मिल सकते हैं, पठान मिल सकते हैं, बलोच मिल सकते हैं, लेकिन होंगे वो कराची डोमिसाइल। लेकिन यही अगर आप वहाँ जाओगे ना दाऊद में, तो आपको हर तरह के लोग वहाँ पर मिलेंगे। मतलब एक क्लास के अंदर अगर 20 सिंधी हैं, 20 बलोच हैं, 20 उर्दू स्पीकर हैं, 20 पंजाबी हैं, ऐसा होता है।
तो लाइक एक मिनी पाकिस्तान कहा जाता है उसको, मतलब मैंने तो पढ़ा इसलिए मुझे पता है। तो वहाँ क्या होता था अक्सर, अब जाहिर सी बात है इतने लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो क्लैशेज होती है ना क्लैश। वो अलग अलग पार्टी सिंध वालों ने बनाई हुई थी, जिसाफ, JSSF, वो GS हिंद स्टूडेंट फेडरेशन, बलूचिस्तान वालों की अलग बनी हुई थी PSO, बलूची स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा पठानों के बनी हुई थी PSF, पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन, पंजाबियों की बनी हुई थी PSA, पंजाबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन, कश्मीर के गिनती के 20-22 बच्चे थे, उसका भी बना था KSO, कश्मीर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। 10 मतलब कुंती के पूरी यूनिवर्सिटी में 20 बच्चे होंगे, वो उनकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब दाऊद में आपको ऐसे मिलता है तो अक्सर क्लैशेज होती हैं, तो वो एक क्लैश होता है जिसमें दो लोग आपस में टकरा जाते हैं, दो पार्टीज टकरा जाती हैं, सही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा लैश है, समझ गए तो मसला। आगे बढ़े। 48 देयर वॉज अ बूचर शॉप दैट द थिएटर अलॉन्ग साइड होगा, अलॉन्ग साइड द थिएटर। अलॉन्ग साइड का मतलब होता है बराबर में, कि बुचर के शॉप साथ साथ है बिल्कुल थिएटर के, सही है। द देयर वॉज अ बुचर शॉप अवे द थिएटर, दूर थिएटर, हाँ ये अवे हो सकता है। तो MCQs में मसला है इसका, मतलब कुछ होगा, मतलब थिएटर के साथ। तो ऐसे तो बाय भी हो सकता है, बाय मतलब भी होता है बराबर में। शायद क्वेश्चन में कोई मसला है इसके अंदर है, और आई थिंक ये चारों ऑप्शन ही सही हो सकते हैं। बाय का मतलब भी बेटा क्या होता है, बिसाइड, बराबर में। तो देयर वॉज अ बुचर शॉप बाय द थिएटर, इस सही है। तो अलॉन्ग साइड मतलब भी साथ में। अवे का मतलब होता है दूर, कि देयर वॉज अ बुचर शॉप अवे द थिएटर, और विद देयर वॉज अ बुचर शॉप विद द थिएटर, मतलब थिएटर के साथ कसाई की दुकान है, ये भी सही है। इसकी की के अंदर वैसे अलॉन्ग साइड ही है, तो अलॉन्ग साइड ही लगा देना आपको, ठीक है। 49 है मिस्ट्रेस ओलिवर इज अ अक्वाइंटेड डैश माई मदर। अक्वाइंटेड का मतलब होता है जान पहचान होना, पहचानना। तो यस, अक्वाइंटेड के साथ टू लगाया जाता है हमेशा। तो मिसेस ओलिवर इज एक्वाइंटेड टू माई मदर, मतलब मिसेस ओलिवर मेरी अम्मी की जान पहचान की है, इसका मतलब ये। 50 ही ट्रैवल डैश डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, अंडर होगा बिल्कुल। ही ट्रैवल्ड अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, उसने मुश्किल सूरत हाल पर जो है उसने सफ़र किया, तो अंडर होना चाहिए, ठीक है। 51 है ही विल अपीयर डैश द मजिस्ट्रेट, बिफोर आएगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर हाजिर होता है तो बिफोर। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर द मजिस्ट्रेट बिफोर द 10th of July, मतलब आपको ख़ुद को सामने जाहिर करना है, सामने लाना है मजिस्ट्रेट के, जज के सामने इस तारीख से पहले तक, तो आप बिफोर यूज़ करते हैं सामने के लिए, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कुछ और होता है, इन फ्रंट ऑफ इस तरफ से, लाइक जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ ना, मतलब इस तरह से अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर कोई वहाँ से देख रहा है ना गेट के पास से पीछे से, तो कोई लोग कह सकते हैं कि सर नसीब इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, दिस इज कॉल्ड बिफोर, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, या अपोजिट भी कहते हैं इसको, आई एम स्टैंडिंग अपोजिट टू यू, सही है। तो बेटा ये बिफोर होता है, जब हम लोग दोनों की शक्लें आमने सामने हो तो ये बिफोर है। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो ये इन फ्रंट और बिहाइंड का सीन होता है। तो ये तो हम तो मजिस्ट्रेट के ऐसे, मजिस्ट्रेट यूँ बैठा होता है ऊपर एकदम ऊँचे कुर्सी पे, और नीचे लोग बैठे हो तो सामने होता है ना यूँ, बिफोर। 52 है स्पेशल रिपोर्टर्स आर बीइंग सेंट टू कंट्री डैश अफगानिस्तान। क्या होगा इसका 52 का? एज लाइक ऑफ थ्रो, लाइक होना चाहिए। स्पेशल रिपोर्टर्स आर बीइंग सेंट टू कंट्री लाइक अफगानिस्तान, मतलब स्पेशल रिपोर्टरों को भेजा जा रहा है एक ऐसे मुल्क में जो कि अफगानिस्तान के जैसा है। एज यूज़ करेंगे तो एज, इसमें दो एज एक साथ आता है, एज स्मॉल एज शॉर्ट एज लॉन्ग एज।
ठीक है, तो स्पेशल रिपोर्टर्स आर बीइंग सेंट टू कंट्री लाइक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जैसे कंट्री में स्पेशल रिपोर्टर को भेजा जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा नेक्स्ट देखते हैं 53। शी रैन डैश हिम इनटू द कोर्ट यार्ड। देखो किसी का पीछा करना तो इसका हो जाएगा आफ्टर। शी रैन आफ्टर हिम इनटू द कोर्ट यार्ड। उसने सहन में, आंगन में उसका पीछा किया। ठीक है, तो रैन के साथ आफ्टर लगता है। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का ताकुब करना, पीछा करना। ये वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। द मैन लेटर डाइड डैश हिज इंजरीज। डाइड ऑफ हिज इंजरीज। तो इंसान बाद में मर गया अपने इंजरीज की वजह से। द मैन लेटर डाइड ऑफ हिज इंजरीज। द एयर ट्रैफिक सिस्टम वॉज डैश ब्रेकिंग पॉइंट। ये दो तो नहीं होगा। एट द पॉइंट है ना कोई, तो पॉइंट के साथ एट लगाते हैं। यस पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो द एयर ट्रैफिक सिस्टम वॉज एट ब्रेकिंग पॉइंट। सही। 56 है द प्रेसिडेंट शुड यूज हिज इन्फ्लुएंस डैश द कैबिनेट। प्रेसिडेंट को अपने असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहिए कैबिनेट में। टू तो होगा नहीं, ओवर भी नहीं होगा, और या एट। कैबिनेट से मुराद ये आप वो किचन कैबिनेट की बात कर रहे हो? यहाँ पर कैबिनेट से मुराद कैबिनेट मिशन नहीं पड़ा है, हेड होगा ना। ये कैबिनेट वो किचन कैबिनेट नहीं है भाई, उसका या जो ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है ना वो कैबिनेट कहलाता है। जैसे कैबिनेट मिशन जो पाकिस्तान आया था, मतलब हिंदुस्तान आया था ना, PST में पढ़ा होगा। यस ओके। 57 है व्हेन वी गो टू द यूनिवर्सिटी टुमारो लेट्स डैश आवर प्रोजेक्ट टू द टीचर। नहीं, तुरंत होगा ही नहीं। फैच का क्या मतलब होता है? फैच का मतलब होता है लेकर आना, कहीं से जाकर लेकर आना। फैच भी नहीं होगा। ब्रिंग और टेक। आधे बच्चे बोले ब्रिंग, आधे बच्चे बोले टेक। देखते हैं क्या है। When we go to the universities tomorrow, let's dash our projects to the teacher। मतलब हम अपने प्रोजेक्ट्स को टीचर के पास लेकर जाएं। टेक होगा। बोलता है टेक दिस थिंग टू मी। फैच तो मतलब वो जो जाकर लेकर आना किसी चीज़ को, दैट इज फैच। क्या ब्रिंग क्यों नहीं होगा? ब्रिंग पता है कब कहते हैं? ब्रिंग से मुराद लाइक जस्ट सामने वाले को हम कहते हैं ना, जब हम कहे भाई ब्रिंग दिस थिंग टू मी इम्पेरेटिव में, तो वहाँ ब्रिंग यूज़ करते हैं। यहाँ टेक होगा। ठीक है, सही है, उसने भी जवाब दिया है। He was ill dash eating the meal। ये तो आसान है। He was ill after eating the meal। खाना खाने के बाद वो बीमार पड़ गया। 59 है they walked dash the steps। स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को। डाउन होगा ना यार। He walked down the steps। या वॉक अप होता है या वॉक डाउन होता है स्टेप्स में। स्टेयर पे या तो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, तो डाउन हो गया यहाँ पर। 60 द ओवरसीज पाकिस्तानीज आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन सेंडिंग डैश फ्रॉम बैंक्स टू देयर फैमिलीज। रेमिटेंस किसे कहते हैं? जिस बाहर से जो पैसे भेजा जाता है उनको रेमिटेंस कहा जाता है। बता रहा हूँ, चारों बता देता हूँ। तो रेमिटेंस से मुराद लाइक फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी। बाहर से जो भी पैसे आपके पास आते हैं पाकिस्तान में, दैट इज़ कॉल्ड रेमिटेंस। आप कभी बैंक में जाते हो ना, तो बैंक में एक जगह पर काउंटर में रेमिटेंसेस लिखा होता है।
तो वो आपको वहाँ पर कोई बाहर से अगर आपके पैसे आए हैं यूएस से या कहीं और से, किसी भी कंट्री से, तो वहाँ से आप उसको रिसीव करते हैं, तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो रेमिटेंस यहाँ पर होगा, क्योंकि द ओवरसीज पाकिस्तान इधर फेसिंग डिफिकल्टीज इन सेंडिंग रेमिटेंसेस थ्रू बैंक टू देयर फैमिलीज। ठीक है, तो रेमिटेंस का मसला ये जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर रहता है अभी फ़िलहाल, लाइक चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है पेपाल वगैरह है नहीं, पेपाल नहीं है, बाकी भी नहीं है, तो उससे क्या होता है जो फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं तो उनको पैसे लाने में बड़ा मुश्किल होता है, अकाउंट में नहीं आते। मतलब बाहर से चूँकि अकाउंट में आ सकते हैं, मतलब हो सकता है कि अमेरिका से, यूएस से कोई बंदा आपको अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज सकता है, जैसे आप दुनिया भर में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन मसला है लोग भेजते नहीं हैं फ्रीलांस, चूँकि इसमें मनी बैक नहीं होता। मिसाल के तौर पे लेट से आप फ्रीलांसर हो, अच्छा स्कैम बहुत होता है बैंक अकाउंट के अंदर, आप फ्रीलांसर हो, अब फ्रीलांसर में क्या होता है, लाइक आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो और आप अपने काम का मतलब आप एडवांस लेते हो 50% काम से पहले, 50% काम के बाद। अब लेट से अगर किसी ने बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा लिए 50%, उसके बाद गायब हो गया, तो स्कैम हो जाएगा ना ये। पेपाल में क्या होता है कि पेपाल में अगर किसी ने पैसे आपको भेज दिए हैं और अगर आप उसका काम नहीं करते हो तो वहाँ से वो कैशबैक लगा देते हैं। कैशबैक में क्या होता है, वो सारा पैसा रिटर्न हो जाता है इंक्वायरी करके, और 3 बार कैशबैक लगेगा तो पेपाल का अकाउंट आपका बैंड हो जाएगा। अलग अकाउंट होता है पाकिस्तान में असल में, लेकिन पाकिस्तान में पेपाल चलता नहीं है, पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग के लिए पेपाल यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है स्कैम नहीं हो सकता उसमें। तो अगर किसी ने आपने किसी को पैसे दिए और वो बंदा आपका काम नहीं करता, पैसा वापस मंगवा सकते हो अपना। हाँ, इन कंट्री भी पेपाल यूज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान में यूज़ नहीं किया जाता है इसको पेपाल को, चूँकि उसमें टैक्सेशन वगैरह का मसला होता है। क्योंकि पेपाल के थ्रू जब पैसा ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसमें टैक्स नहीं कटता गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट पाकिस्तान में ऐसा करना नहीं चाहती, वो चाहती जहाँ पैसा आए हमारा कुछ ना कुछ % तो हो उसमें। तो पेपाल इसलिए पाकिस्तान कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें अगर आपको बंदा 10,000 आपको भेज रहे हैं तो पूरा 10,000 आपको पेपाल में मिलेगा, उससे पैसे कटेंगे नहीं। और देखिए बैंक अकाउंट में कोई भेज रहा है तो पैसे कट के आपके पास रेमिटेंस में आएंगे। नहीं कटते हैं, उसमें रेमिटेंस कटता है अगर आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से भेजा जाए। पाकिस्तान में तो पूरी जाएगी, लेकिन बाहर से नहीं। चलो ठीक है, ये रेमिटेंस होता है। रिबेट किसे कहते हैं? रिबेट, रिबेट सुना है? रिबेट का मतलब ये होता है ना, लाइक भाई जो पैसे बाहर मुल्क से आ रहे हैं उसमें जो पैसे कटते हैं उसको रिबेट कहा जाता है। जो भी पैसे कट रहे होते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज में, उसको रिबेट कहते हैं। रिम्यूनरेशन से मुराद तो लाइक कोई भी पैसा, दैट इज़ रिम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह किसी की। रेवेन्यू कहते हैं, दैट इज़ असासा, मतलब जो भी आपकी पूरे साल की कमाई है वो आपका रेवेन्यू है, जैसे कंट्री का रेवेन्यू होता है, ठीक है, या पूरे महीने में आप जितना कमाते हो वो आपका रेवेन्यू है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए रेमिटेंस, सही जो आ रहा है, ठीक है। 61 है, माई मदर टुक माई फर्मली डैश द हैंड, टुक माई फर्मली डैश द हैंड, मेरी अम्मी ने मजबूती से मेरे हाथों को पकड़ लिया। बाय द हैंड, फर्मली बाय द हैंड, उसने हाथों के जरिए हाथों से मुझे पकड़ा, तो टू द हैंड नहीं होगा। माई मदर टुक मी फर्मली बाय द हैंड, ठीक है। फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, मजबूती से, फर्मली। 60 योर दिस मनी विल बी रिजर्व्ड डैश चैरिटेबल पर्पस, यस, 4 होगा। दिस मनी विल बी रिजर्व्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, मतलब इसको खैराती कामों के लिए रखा गया इस पैसे को। 63 है, ही हिट मी डैश ऑन द हेड, यार देखो 2 है, देखो स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं क्योंकि हमें एडवर्ब लगाना है ना, स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं और हार्डली भी नहीं होगा, क्योंकि हार्डली का मतलब तो होता है मुश्किल से थोड़ा सा, ये हार्डली नहीं बनी। हार्ड का जो एडवर्ब होता है वो हार्ड रहता है, तो या तो हार्ड होगा या तो स्ट्रांगली होगा। जैसे he hit me hard on the head या hit me strongly on the head, hit me hard होना चाहिए ना, यस, तो he hit me hard on the head। स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांगली तो एक इंसान खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है, ताकत के लिए अपनी, मतलब स्ट्रांगली हम ये नहीं कह सकते हमने किसी चीज़ को मजबूती से मारा है तो आई एम हिटिंग समथिंग हार्ड, आई एम किकिंग द फुटबॉल हार्ड, स्ट्रांगली नहीं कहते, ठीक। या हिट द बॉल हार्ड, शाहिद अफरीदी हैज़ हिट द बॉल हार्ड बोलते हैं ना, स्ट्रांगली नहीं कहते। 64 है,
आई होप यू रीच द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर द लेट, ऑन टाइम फॉर द लेट फ्लाइट, बिल्कुल सही, वक्त पर पहुंचना। 65 है शी डिड एक्सट्रीमली डैश ऑन द एग्जाम, उससे यस एक्सट्रीमली वेल एडवर्ब है, एक्सट्रीमली वेल ऑन द एग्जाम, उसने बहुत बेहतरीन काम किया एग्जाम में, यस बाकी तो नहीं आ सकता, एक्सट्रीमली अच्छा ब्रिलियंट, एक्सट्रीमली वेल ऑन द एग्जाम, यहाँ पे एडवर्ब लगाना है, ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली ब्रिलियंटली होता तो सही रहता, ब्रिलियंटली नाइसली होता तो सही रहता, यहाँ गुड का एडवर्ब हमारा क्या होता है बेटा, वेल, पता होगा ना, ये तो बेसिक बात है। 66 से वी वर डैश टू गो व्हेन दे केम, ये तो बड़ा आसान है यार, ऑलरेडी तो सारा है, बी वी वर ऑल रेडी टू गो व्हेन दे केम, हम बिल्कुल तैयार थे जब वो आए, ये ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पहले से। 67 ऑल ऑफ अस मस्ट अबाइड डैश था, अबाइड के साथ बाय लगता है, ठीक है, अबाइड बाय द रूल्स। 68 है द मोर प्रेसाइज डैश द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन, बिल्कुल ए ऑप्शन है, पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करना है, द मोर प्रेसाइज अ राइटर्स वर्ड द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन, मतलब जितना ज़्यादा इख्तिसार के साथ एक लिखने वाला लिखेगा उतने ज़्यादा मौसर तरह से वो रब्ता कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो ये डबल कंपैरेटिव हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो द मोर प्रिसाइज द राइटर्स वर्ड। 69 Shirley began to shout for joy but soon she stopped because dash her sore throat, बिल्कुल इसी because of her sore throat, अपने ख़राब गले की वजह से। 78 ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स इज़ बिकमिंग पॉपुलर अगेन, ट्रेनिंग के साथ ही ना आएगा, ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स इज़ बिकमिंग पॉपुलर अगेन। 71 है दे हैव एन आई डैश ब्यूटी बट एवरीथिंग दे ट्राई टू पेंट आई टू ब्यूटी, आई टू आई होता है ना भाई तो टाइट सा का गाना है, तो दे हैव एन आई टू ब्यूटी मतलब उसकी नज़र है खूबसूरती पर, लेकिन जो भी वो पेंट करने की कोशिश करता है वो किसी को पसंद नहीं आता है, सही मतलब अपने लिए बस वो खूबसूरती ही देखता है। 72 है ही केम डैश कंडोल, कंडोल मतलब कंडोलेंस, सो मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या करना, ताज़ियत करना, तो ही केम टू कंडोल विथ मी, ठीक है, यस कंडोलेंस मीटिंग होते हैं ना, ताज़ियत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ताज़ियत करना तो कोई मर जाता है तो उसकी ताज़ियत के लिए जाते हैं। नो गवर्नमेंट इज हॉस्टाइल डैश सोशल रिफॉर्म्स, हॉस्टाइल टू, नो कंट्री नो गवर्नमेंट इज हॉस्टाइल टू सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए सोशल रिफॉर्म और समाजी बेहतरी के लिए। हॉस्टाइल मतलब होता है कि दुश्मन होना, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को दुश्मन नहीं होना चाहिए समाजी बेहतरी का, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए सोशल रिफॉर्म्स को। हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मन, हॉस्टिलिटी दुश्मनी। 74 इज प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स, वो माहिर है मैथ में, ही इज प्रोफिशिएंट एट मैथमेटिक्स, प्रोफिशिएंट मतलब माहिर, एक्सपर्ट, ही तो एक्सपर्ट एट मैथमेटिक्स बोलते हैं ना भाई, या ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। दे वर अलार्म डैश द न्यूज ऑफ हिज डेथ, यस अलार्म नहीं, दे वर अलार्म एट द न्यूज ऑफ हिज डेथ, उसके मौत की खबर पर वो चौंक गए, अलार्म मतलब चौंक गए, तो अलार्म के साथ एट आता है, अलार्म एट समथिंग, अलार्म एट एनीथिंग, समझ गए। तो बेटा ये 75 हुआ था ना। 76 है आई शैल नॉट ऑब्जेक्ट डैश योर प्रपोजल, ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है, आई शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू योर मिस्टेक्स, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, तो आई शैल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, मतलब मुझे कोई एतराज़ नहीं तुम्हारे प्रपोजल पर। 78 है द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश हिज मिस्टेक, ये तो आसान है, एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, इतना आसान भी हो सकता है। 79 ही एक्सपेक्टेड पावर टू बी डिवाइडेड डैश सेवरल पार्टीज, बिटवीन अमंग सेवरल पार्टीज ना, मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान में। 80 है आई इम्प्रेस डैश हिम एडवांटेज ऑफ गोइंग देयर, आई इम्प्रेस डैश हिम द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग देयर, क्या आएगा उसमें, इन तो आएगा नहीं, ऑन तो आएगा नहीं, ऑफ या टू,
यार ये सेंटेंस सही मुझे नहीं लग रहा है, मतलब ये बनेगा क्या? इम्प्रेस्ड है, शीन द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग देयर। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा, ये क्वेश्चन सही नहीं है भाई, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, सम एमपीज डिमांड अ फुल इंक्वायरी डैश द इंसिडेंट, फुल इंक्वायरी ऑफ द इंसिडेंट। कुछ एमपीज चाहते हैं कि इंसिडेंट की पूरी तरह से इंक्वायरी हो, तो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, फुल इंक्वायरी ऑफ द इंसिडेंट। इट द पेंट वॉज पीलिंग डैश, पीलिंग ऑफ, पील ऑफ करना, उखड़ जाना, मतलब लाइक पील ऑफ होता है ना, वो होती है नेल पॉलिश, पील ऑफ, इसे लड़कियों को पहले पता लग गया, ठीक है। तो पील ऑफ मतलब उखाड़ देना, लाइक दिस, उखड़ जाते, ठीक है। 82 तक समझ में आ गया ये, तो आई थिंक काफ़ी, इतने समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास कहलाता है सेंटेंस कंप्लीशन। तो आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी इतना